हे गुड इवनिंग। और सभी को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो मैंने टॉपिक रखा था, मैंने पहले बोला आपको, द ऑब्जर्वर यानी कि साक्षी भाव, विटनेस जो बोलते हैं हम उसको, जो एक साक्षी भाव होता है जो सब कुछ ऑब्जर्व करता है ना, उस पे मैं आज डिस्कस करूँगा। ऑब्जर्वर ये शब्द सुनने के बाद आप क्या इमेजिन करते हो? बहुत मैंने एक अपने दोस्त को पूछा था कि मैं जब तुमको बोलता हूँ कि तुम्हारा एक ऑब्जर्वर है, एक साक्षी भाव है, एक विटनेस है ना, तो तुम उसको कैसे इमेजिन करते हो? तो उसने बोला कि एक ऐसा एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन को वो इमेजिन करता है जो उसको देख रहा होता है। लेकिन ये सेंस नहीं बनाता ना, आपके भीतर आपका एक दूसरा कैरेक्टर एक अलग सी चीज़, एक शैडो कैरेक्टर बोलता हूँ मैं इसको, एक शैडो कैरेक्टर डिफरेंटली आपको देख रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली आप खुद हो जो अपने आप को देखना है इसमें आपको, इसी को हम साक्षी भाव बोलते हैं। तो ये जो साक्षी भाव है, इसको मैं थोड़ा डेप्थ में बोलूँगा और कैसे आप इसको अपने अंदर विकसित कर सकते हो, जिससे आप भी अपने ब्लड फ्लो से लेकर जो भी है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो डीपली। ये एक डेली हैबिट बन गया है मेरा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ एक फ़्लो स्टेट को, जो जो गति जा रही है ना संसार में, इसी को हम ऑब्ज़र्वर कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विटनेस? जो विटनेस पर्सनालिटी है हमारा, एक साक्षी भाव जो पर्दे के पीछे छुपी हुई है। अपनी अपनी जो हमारी चेतना है ना, ये बदलती है। इसके अलग अलग स्टेट होते हैं। तो साक्षी भाव जो है, इसका अर्थ है कि एक ऐसी चेतना जो सभी घटनाओं, विचारों और बिना किसी पूर्वाग्रह के बस निरंतर बस देखती रहती है। एक चीज़ को बहुत ही डीपली ऑब्ज़र्व करते रहना, चाहे वो एक निर्जीव वस्तु हो, एक बॉटल हो, एक जीवित चीज़ क्यों ना हो, एक चींटी हो या फिर एक डॉग क्यों ना हो, निर्जीव हो या सजीव, सजीव हो या निर्जीव हो, अगर आप उसको बहुत ही डेप्थ में देखते जाओगे ना, उसको हम निरीक्षण कहते हैं। ऑब्ज़र्व करना एक चीज़ को, चाहे उसमें जान हो या नहीं हो। उसके बाद एक चमत्कार जैसा होता है, बहुत लोग एक्सपीरियंस किए हैं ये। जब आप एक निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु को अपनी ऊर्जा दे देते हो ना, ऑब्ज़र्व करने की जो ऊर्जा उसको दे देते हो, तो आपको लगने लगता है कि आप वही हो। वननेस एकत्व का भाव जन्म लेता है इसमें। कितना ये मिस्टीरियस नहीं है, आप खुद सोचो। एक निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु को अपनी समग्र ऊर्जा, अपनी पंच इंद्रियां की समग्र ऊर्जा के साथ बस निहारते रहना, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम को आपको ऐसा लगने लगेगा कि उसमें जान है। नहीं, उसमें तो मैं हूँ। जो अद्वैत वेदांत का जो सार है ना, कि आप ही वही हो, तत्वमसि बोलते हैं ना, कि तुम वही हो। इसी को हम कहते हैं साक्षी भाव यानी कि ऑब्जर्वर, विटनेस। मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारे अंदर दो पर्सनैलिटीज़ होते हैं। पहला जो है उसको हम कहते हैं थिंकर, और दूसरा ऑब्जर्वर। एज़ यू नो कि थिंकर हर वक्त उसका काम बस सोचते रहना होता है। जितने भी लिमिटलेस जो लिमिटनेस जो थॉट्स आ रहे हैं ना अपने अंदर में, वो थिंकर का काम है। लेकिन ऑब्जर्वर कौन है इसमें? ऑब्जर्वर यानी कि जो साइलेंटली उस पर्टिकुलर उसको देख रहा है। उसके मान लो, इमेजिन कर लो, आप एक खाली जगह पे लेटे हुए हो, खाली जगह पे पूरा एक घास के मैदान में आप लेटे हुए हो, और आसमान में बादलों को जाते हुए देख रहे हो। जो क्लाउड्स मूव हो रहे हैं ना, जो बादल जा रहे हैं, वो आपके विचार हैं। थिंकर, ये इसे हम थिंकर कहते हैं। लेकिन ऑब्जर्वर कौन है?
जो शांत स्वभाव में उस क्लाउड्स को जाते हुए देख रहा है, बस वो कुछ कर नहीं रहा। उसके वश में उस क्लाउड्स को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। वो उन क्लाउड्स के साथ उसका कुछ लेना देना भी नहीं है। इसी को हम ऑब्जर्वर कहते हैं। एज़ यू नो कि अगर मान लो आप में हज़ारों प्रकार के विचार आ रहे हैं, आप एक बहुत बड़े ओवर थिंकर हो, लेकिन इन रियलिटी ओवर थिंकिंग के पीछे एक ऐसी रियलिटी होती है हमारी, जो उस ओवर थिंकर को सोचते हुए देख रहा होता है। आपको सडनली एक भाव भी आया होगा कि कितना मतलब कितना बुद्धू था मैं कि मैं ये सोच रहा था। आपने ऐसा क्यों बोला? मान लो पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप मतलब एक बहुत रिग्रेट फ़ील करते हो या फिर गिल्टी फ़ील करते हो। लेकिन कुछ क्षण बाद आपको लगता है कि कितना मतलब बेकार सोच रहा था मैं, कितना मतलब एक चिंता को, एक मतलब एक प्रॉब्लम को मैंने बहुत सी एनर्जी दे दी थी उसमें कि ये होगा, वो होगा। एज़ यू नो कि ओवरथिंकर अपने हज़ारों प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ को मतलब ला देते हैं कि ये होगा, वो होगा। इन रियलिटी उसके बाद कुछ नहीं होता। और जब ये एहसास होता है कि मैं कितना मतलब बेकार सोच रहा था, ये कुछ हुआ नहीं, इसी को हम ऑब्ज़र्वर की मतलब जो गट फीलिंग होती है, गट फीलिंग ऑफ द ऑब्ज़र्वर बोलते हैं इसको हम। जो गट फीलिंग होती है कि हाँ, मतलब ऐसा होगा, मैं ये सोचने मेरा ये सोचना ही गलत था। कितना डेप्थ है ये, आप खुद इसको मतलब एक्सपीरियंस करना कभी, जब आप मतलब अपने ऑब्ज़र्वर को मतलब एक्टिव करोगे ना, जब थिंकर्स हो जाता है तो ऑब्ज़र्वर का काम चालू हो जाता है। ये भी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, इसमें यूटिलिटी आती है, उसके बाद लिबरेशन भी आता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति और ओशो ने भी मतलब ऑब्ज़र्वर के बारे में बहुत कुछ बोला है। ऑब्ज़र्वेशन के बारे में मैंने बोला था कि आप अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करना, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ऑब्ज़र्वर कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो मतलब आपसे डिफरेंट होगी। वो बस आपका खुद मतलब आपका खुद का शैडो कैरेक्टर होगा, जो साइलेंटली आपको देखता है, लेकिन आप वही हो। जैसे ऑब्ज़र्वर की मतलब एक मेटाफ़ोर को मैं यूज़ करूँ ना, तो ऑब्ज़र्वर कौन है? आपके मतलब जो लाइट आपके ऊपर गिर रही है और जो शैडो आपके बॉडी का बन रहा है, वो साइलेंटली मतलब एक छाया है ना वो। आपने छायावाद पढ़ा होगा, जो शैडो का जो कॉन्सेप्ट है हमारे मतलब तांत्रिक फ़िलॉसफ़ी में, तांत्रिक फ़िलॉसफ़ी या क कश्मीरी शैविज़्म को देख लो, आपको छायावाद का मतलब एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उसमें मतलब शैडो के बारे में वो ये बोला गया है कि शैडो असल में हमारा मतलब हमारे जो भी इमोशंस, हमारा जो रियलिटी है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे अंदर से क्या विचार उत्पन्न होते हैं, हमारा भाव दूसरों के प्रति क्या है, हमारा जो सब पर्सनैलिटी जो कैरेक्टर है ना, वो हमारा छाया है। इसी को हम छायावाद बोलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो छाया भी ऑब्ज़र्वर ही है, हमारे साथ मौजूद होती है। हमको पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से जहाँ भी प्रकाश डलता है हमारे फिज़िकल बॉडी में, वो बस हमको देखता रहता है, छाया। एक मेटाफोर था ये, इसको आप इस तरह समझो कि ऑब्ज़र्वर और कोई नहीं, बस आपका शैडो कैरेक्टर है या आपका शैडो है, जो नथिंगनेस यानी कि ज़ीरो के स्टेट में बस आपको देख रहा है। कितना एक तरीके से ये मिस्टीरियस भी है, एक तरीके से ये मतलब एक चमत्कार जैसा ही है कि हमारे विचारों से परे भी कुछ ऐसा मौजूद होता है, जो बस निरीक्षण करता रहता है। एक तरीके से मैं कहूँ तो ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और जो मूवमेंट्स है हमारे बॉडी का, जो भी हम करते हैं, इसके साथ जुड़ा होता है ये। क्योंकि जब आप अपने ऑब्ज़र्वर को मतलब सोए हुए ऑब्ज़र्वर को जगा देते हो ना, तो थिंकर सो जाता है। एक का काम ख़त्म होने के बाद एक का काम शुरू हो जाता है ना, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो जब थिंकर सो जाता है तो ऑब्ज़र्वर मतलब देखने लगता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन में मतलब किस स्टेज में मौजूद हूँ और मुझे क्या करना है। मेरा मन मतलब मेरा जो थिंकर है वो मुझे किस दिशा में ले आया है। जब आप इन डेप्थ इसको समझने लगते हो,
एक पर्टिकुलर मोमेंट में मतलब जब आप रियलाइज करते हो ना, जो रियलाइजेशन है वो आ जाता है ना, तो ऑब्जर्वर अपने आप एक्टिव हो जाता है। और जब ऑब्जर्वर एक्टिव होगा ना, तो आपको मतलब सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें उसके बाद। इसीलिए मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करो कि ये आपसे क्या करवा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, उसके बाद आपका चाल चलन कैसा है, दूसरों दूसरों को आप क्या बोल रहे हो, क्या प्रेरित कर रहे हो आप, छोटे बड़ों बड़े लोग जो भी हैं ना। जब आप इन डेप्थ आप अपने आप को समझने लगते हो, तो ऑब्ज़र्वर अपने आप एक्टिव हो जाता है और अपने आप को समझ लेता है कि थिंकर ने मुझे इतने इस जीवन के स्टेज में ले आया है, अब मुझे इसके बाद का रास्ता खुद अपनाना है। साक्षी भाव बोलते हैं हम इसको। लिबरेशन यानी कि कैवल्य कह लो, निर्वाण कह लो, मुक्ति कह लो, जो भी है, ये उस दिशा की ओर ले जाता है। आपके अंदर भी मतलब एक सवाल आया होगा कि मेडिटेशन और ऑब्ज़र्विंग मतलब ऑब्ज़र्व करने में क्या डिफ़रेंस होता है? क्योंकि ये थोड़ा-थोड़ा सिमिलर है, लेकिन ये बहुत डिफ़रेंस है, क्योंकि ऑब्ज़र्व करना एक कला है और मेडिटेशन करना नहीं, क्योंकि मेडिटेशन तो हमारा नेचुरल स्टेट है ना, तो ये एक कला नहीं हो सकती। मेडिटेशन इज़ आवर नेचुरल स्टेट एंड ऑब्ज़र्विंग बस एक साधन होता है उस तक पहुँचने के लिए जिससे हम अनजान हैं। मैं अभी आपसे एक सवाल करता हूँ। अवलोकन का मतलब है देखना। मतलब ऑब्ज़र्व करना, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं एक चीज़ को, एक वस्तु को, एक घटना को, दूसरे दूसरे लोगों को, इसका मतलब होता है देखना। लेकिन ये सिर्फ़ आँखों से देखने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। भौतिक आँख तो देख रही है हर वक़्त, लेकिन इसे हम ऑब्ज़र्विंग नहीं कहते। हमारे सभी इंद्रियों से देखना, इसको हम ऑब्ज़र्व करना कहते हैं। लेकिन आप सभी इंद्रियों से कैसे सकते हो? क्योंकि सभी इंद्रियों की तो मतलब आँखें नहीं है ना। आपके कान की आँख नहीं है, आपके आँख की आँख नहीं है। कितना अजीब है ये, लेकिन आप इसको खुद समझो। कान एक इंद्रिय है, नाक एक इंद्रिय है, लेकिन आप उससे देख नहीं रहे। लेकिन जो महसूस हो रहा है ना, जो ऊर्जा जा रही है, उसकी बात हो रही है अपने यहाँ पे, कि इंद्रियों के माध्यम से सजगता लाना मतलब जागरूकता लाना, देखना मतलब उसको ऑब्ज़र्व करना, इसी को हम अवलोकन की परिभाषा कहते हैं। अवलोकन में एक वस्तु होती है, यानी आप किसी विशेष चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि मैं मार्केट गया हूँ और मार्केट में सभी लोगों को देख रहा हूँ मतलब आँखों से नहीं, बल्कि उनके मतलब व्यवहार को निरीक्षण कर रहा हूँ। इसको मैं ऑब्ज़र्व करना कहूँगा। क्योंकि मैं मार्केट में क्या देखूँगा, आप खुद डेप्थ में इसको समझना। मैं मार्केट गया इवनिंग में, मतलब जब सूरज ढल रहा था, तो मैं मार्केट चला गया, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो मैं दूसरों को देखता हूँ कि कोई ख़रीद रहा है, कोई मतलब मोल-भाव कर रहा है कि ये सामान मुझे इतने में दे दो। कोई गुस्सा होकर मतलब चिल्ला रहा है उस पे कि मतलब इतना इतना दाम कोई बढ़ाता है क्या? ऐसे मतलब लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो करते हैं ना, वो कर रहे हैं। तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करूँगा, उनके मतलब ये इनका इमोशन कितने इनके ऊपर हावी है, इनका माइंड, इनका ईगो कितने लेवल पर डेवलप है। मैं देखूँगा सोसाइटी को एक अलग ही नज़र से देखूँगा, उनको ऑब्ज़र्व करूँगा और उसके बाद मतलब अपने आप ये तय होता है कि आपको उनमें से मतलब उसमें से क्या ग्रहण करना है और किस चीज़ को आपको मतलब ठुकराना है। इसी को हम ऑब्ज़र्व करना कहते हैं। तो ये था ऑब्ज़र्व करना, लेकिन मेडिटेशन क्या है? ध्यान एक ऐसी अवस्था है, ऐसी प्राकृतिक अवस्था है जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता। आपको मतलब इस एक सेंटेंस ने मतलब आपका जवाब दे दिया। ध्यान एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था है जिसमें कोई भी उद्देश्य मौजूद नहीं होता।
इनमें पूरी तरह से मुक्त और सजग होना होता है, मतलब पूरा का पूरा इटर्नल फ्रीडम कह लो, पूरा का पूरा जो आज़ादी है इसको हम कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आप सभी से। कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, जो क्रिसमस के वक्त की बात थी, तो मतलब हम डायमेंशन की बात कर रहे थे, आयामों की बात कर रहे थे, मैं और मेरे दोस्त एक जगह पे। और मतलब शाम का ही वक्त था और हम देख रहे थे, ऐसे ही नेचर को देख रहे थे। तो मैंने क्या उसको बोला कि वो मतलब थोड़ा चौंक ही गया। जो आताल बोलते हैं, पताल बोलते हैं, जो तलातल रसातल जो भी है ना, जो 14 लोकों की बात होती है इसमें, हमारे मतलब वैदिक धर्म में 14 लोकों की बात होती है। उसके बाद बोलते हैं कि योनियाँ होती हैं, स्वर्ग नरक जैसी चीज़ होती है। तो इसको मैंने थोड़ा मेटाफोरिकली था ना ये, तो मैंने इसको थोड़ा लॉजिकली समझने का प्रयास किया, एनर्जी के फॉर्म में उसको बताया कि जीरो डायमेंशन में मतलब एक 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 वस्तु मूव नहीं होती ना जीरो में, मतलब एक जीरो के स्टेट में रहती है वो जीरो डायमेंशन में। फर्स्ट डायमेंशन में वो एक लिमिट, मतलब एक सीधे रास्ते में गति करती है। दूसरे डायमेंशन में वो आगे पीछे ऐसे मूव कर पाती है। तीसरे डायमेंशन में हम रहते हैं, और जो चौथा डायमेंशन है वो स्पेस और टाइम का डायमेंशन है। तो जीरो डायमेंशन में एनर्जी मतलब पूरा का पूरा नथिंगनेस के स्टेट में रहती है। फर्स्ट डायमेंशन में एनर्जी मतलब गति करती है पहले, दूसरे डायमेंशन में थोड़ा ऐसा मतलब आगे पीछे, और तीसरे डायमेंशन में हम रहते हैं जो एनर्जी मतलब पूरा पूरा फैली हुई है। तो मैंने उसको बोला कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता होगा, पूरा आप सुनना, इसे इमेजिन करना। डेथ के बाद जो बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति मतलब स्वर्ग जाता है या फिर नरक जाता है उसके कर्म के फल के हिसाब से। तो पेड़ आखिर किस डायमेंशन में मौजूद है, आप खुद सोचो। उसकी एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं ये फिज़िकल ट्री की बात नहीं कर रहा। पेड़ बिल्कुल स्थिर है। स्थिर रहने का मतलब वो मतलब मूव नहीं कर रही है। पेड़ मूव नहीं कर रही ना, तो वो उसको हम जीरो डायमेंशन कहेंगे, या फिर फर्स्ट डायमेंशन भी कह लो। वो मूव नहीं हो रही तो जीरो ही डायमेंशन ले लेते हैं। तो जो हम थर्ड डायमेंशन में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मान लीजिए मेरा कर्म का फल जो है वो बहुत ही पाप है, मैंने पाप बहुत किया है, तो मुझे मेरे कर्म के फल के हिसाब से मुझे नीचे गिरा दिया जाएगा, यानी कि जो पताल बोलते हैं। वहाँ पे मैं गया जीरो डायमेंशन में, मतलब मैंने पेड़ का फॉर्म ले लिया। इसको आप मतलब अगर आप सब मतलब फिज़िकली अवेलेबल होते तब बहुत अच्छे तरीके से समझाता मैं इसको। तो मृत्यु के बाद मैं ज़ीरो डायमेंशन में चला जाऊँगा, क्योंकि वो सबसे निचला स्तर है। अगर मैंने बहुत अच्छे काम किए होंगे तो मैं अपने ऊपर के डायमेंशन में शिफ्ट होऊँगा, यानी कि फोर्थ डायमेंशन में, जहाँ पे टाइम होता है, टाइम रहता है। तो इस हिसाब से अगर मैं फोर्थ डायमेंशन में गया या फिर मैं टाइम के साथ मेल्ट हो गया, या फिर खुद टाइम हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, तो ब्रह्मांड को चलाने के लिए मुझे ब्रह्मांड ने खुद समय बना दिया। अगर मैं समय बनूँगा तो मेरे पास मतलब गति करने की ऊर्जा आ जाएगी, यानी एक चीज़ को मारने की, एक चीज़ को पैदा करने की ऊर्जा आ जाएगी। ऊर्जाओं के स्तर पे मैं बोल रहा हूँ, आप इसको कितना डीप है आप इसको समझो। और मैंने वहाँ भी अगर मतलब अपना कार्य जो है, यूनिवर्सल लॉज़ है, उसको अगर मेंटेन किया ना अच्छे से, तो मैं धीरे धीरे करके फिफ्थ सिक्स्थ सेवन डायमेंशन में चला जाऊँगा। और उसके बाद एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट आएगा जब मैं गॉड डायमेंशन में चला जाऊँगा, और उसके बाद डायरेक्ट नथिंगनेस यानी कि वॉइड में प्रवेश करूँगा। ये बस एक मेरा थ्योरी था, मतलब मैंने जो अपने विचारों से जो बनाया है। आप अगर सुने होंगे तो आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रा। जो वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, अगर मैंने बहुत ही मतलब ये इसको हम कर्म लोग बोलते हैं ना, अगर मैंने बहुत ही बेकार के काम किए हैं तो मैं ऑब्वियसली ट्रीज़ या फिर एनिमल में शिफ्ट हो जाऊँगा। एक इसको भी हम डायमेंशन की तरह ही देख लेते हैं, या फिर एनर्जी के फॉर्म में, हायर एनर्जी और एक लोअर एनर्जी के फॉर्म में इसको इमेजिन कर सकते हैं हम। अगर मेरे कर्म बुरे होंगे तो मैं लोअर एनर्जी के वर्ल्ड में चला जाऊंगा। अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मैं हायर एनर्जी के वर्ल्ड में चला जाऊंगा। बस इसको ऐसे ही समझना, क्योंकि एज़ यू नो कि हिंदुज़म या फिर जितना भी मतलब धर्म ले लो, वो सब मेटाफोरिकली ही बात करते हैं। तो आप सब समझ रहे हो मैंने क्या बोला? चैट बॉक्स में मुझे यस बताना। ओके।
तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे द्वारा बनाया गया था। इसको आप मतलब जो लोग मतलब अपने ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ लेना, या फिर ऐसे ही मतलब जाने दे सकते हैं हम इसको। जो हम बात कर रहे थे वो है साक्षी भाव की। तो मैंने मेडिटेशन का बोला कि डिफ़रेंस क्या है आखिर ऑब्ज़र्वेशन और मेडिटेशन में। तो ये था इतना मतलब मेडिटेशन और ऑब्ज़र्वेशन के बारे में। तो इसका मतलब इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है इसका? पहले आपको ये समझना होगा कि ध्यान से मन की एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है, लेकिन अवलोकन से यानी कि ऑब्जर्वेशन से हमें वस्तुनिष्ठ रूप से देखने की क्षमता मिलती है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ का क्या मतलब है? यानी कि एक निर्जीव वस्तु हो या फिर सजीव वस्तु हो, उसको डेप्थ में यानी कि पूरा का पूरा उसको ऑब्जर्व करके एक गहरी समझ प्राप्त होती है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब बियॉन्ड है। वो आपको पागल बोलेंगे। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो रोज़मर्रा की बहुत सी आम सी ज़िंदगी जी रहा है ना, वो आपको मतलब ऑब्वियसली पागल ही बोलेंगे, या फिर एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी पर्सन बोलेंगे आपको। लेकिन आप एक वस्तुनिष्ठ रूप से उस व्यक्ति या फिर एक निर्जीव या सजीव वस्तु का रियलिटी देखते हो। एक सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, ऑब्जर्वेशन से आप रियलिटी को देखते हो और मेडिटेशन से आप रियलिटी में डूब जाते हो। बहुत ही सिंपली ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रियलिटी को देखना ऑब्जर्वेशन है और रियलिटी में डूब जाना मेडिटेशन है। इसको आप समझ लेना। आज हम 40 मिनट्स ही क्लास करेंगे क्योंकि इसका लिमिट 40 मिनट्स है ना। और एक मतलब जिड्डू कृष्णमूर्ति का एक लेसन है, मतलब एक उनका प्रवचन है ऑब्जर्वर एंड ऑब्जॉर्व्ड के ऊपर। मैंने ये बोला ही नहीं आपको ऑब्जॉर्व्ड कौन है, मतलब जो दृष्टा और जो मतलब जो देख रहा है और जो दिखाई दे रहा है, उसके बीच क्या डिफरेंस है। कैन यू ऑब्जर्व ए फ्लावर, अ बर्ड, the water, the beauty of the land, or your wife or husband without the observer? This means without the image you have do it, and you will find how extraordinary attractive they are। मतलब एक फूल की बात की, एक पक्षी की बात की और पानी की बात की। ब्यूटी ऑफ द लैंड यानी कि ज़मीन की बात की, जो धरती है, या फिर आपके पत्नी, या फिर आपके हस्बैंड की बात की यहाँ पे। विदाउट द ऑब्जर्वर, क्या ऑब्जर्वर के बिना आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो? मतलब मैंने आपके सामने एक बहुत ही सुंदर चित्र मतलब प्रस्तुत करना चाहा, लेकिन आपको उसमें आपको उसको बिना देखे उसके आपको जज करना है उस पिक्चर को। आप नहीं कर सकते। विदाउट ऑब्जर्वर आप एक वस्तु को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अभी हम देख रहे हैं, एक बहुत ही डीप बात है ये, कि हम देखने की शक्ति जो पा रहे हैं या फिर समझने की शक्ति जो पा रहे हैं, वो ऑब्जर्वर की वजह से पा रहे हैं। इनका मतलब कहने का मतलब है ये। हैव यू एवर लुक्ड एनीबडी हुम यू लाइक एंड लव? यू हैव लुक एट द सेम पर्सन थ्रू द इमेज यू बेट अबाउट दैम। मतलब आप रिलेशनशिप में यहाँ पे बात हो रही है, आप जिस व्यक्ति से भी जुड़े हुए हो, क्या कभी आपने उनको गौर से देखा है, समझा है, उनको परखने की कोशिश की है? नहीं। ये आपको बियॉन्ड रियलिटी ले जाता है ये चीज़। ऑब्जर्विंग में बहुत पावर होता है।
अवलोकनकर्ता कह लो, अवलोकित कह लो। अवलोकनकर्ता और अवलोकिता की एकता, यानी कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, इसमें एकता है। जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, यानी कि मैं अभी एक बॉटल को अगर देख रहा हूँ और वो बोतल जो देखा जा रहा है, उसमें कोई अलग अलग तत्व नहीं है। दो अलग अलग तत्व हो सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो एक ही चीज़ होती हैं। या ये जो तत्वमसी की बात हो रही थी ना, जो 4 महावाक्यों में है, ये जीवित चीज़ों की ही बात नहीं, बल्कि निर्जीव वस्तुओं की भी बात है। इसीलिए मतलब पहले से ही हमारे जो सेजेस हैं, जो मंक्स हैं, उन्होंने बोल दिया था कि अपने आप का अवलोकन करो, अपने आप का निरीक्षण करो, अपने आप का जो आत्मनिरीक्षण है उसको करो। उसके बाद तुम्हें वास्तविकता खुद पता चल जाएगा कि है क्या आखिर ये। क्वांटम फिज़िक्स, अगर हम मतलब इसमें अगर जितने जितने आगे जाएंगे ना, तो स्पिरिचुअलिटी में हम उतने ही डेवलप होते जाएंगे। मतलब स्पिरिचुअलिटी को मतलब इसके सत्य जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अगर आपने वेव एंड पार्टिकल थ्योरी अगर पढ़ी है, तो उसमें आप जानते हैं कि वहाँ पे ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात की गई थी, वेव पार्टिकल थ्योरी। मैटर मैटर एंड पार्टिकल था ना, उसको एक देखने के लिए जरिया चाहिए होता है, सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर। एक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध कोट है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी थ्रू द इल्यूजन, यू आर द पार्ट ऑफ सल्यूशन। इफ़ यू कैन सी थ्रू द इल्यूजन, यू आर द पार्ट ऑफ सल्यूशन। मतलब अगर आप इल्यूज़न के परे भी देख पा रहे हो ना, या फिर इल्यूजन से ही देख पा रहे हो, तो आप सल्यूशन हो। किसका? आखिर सल्यूशन किसका? आप एक रास्ता खोजने में मतलब माहिर हुए, जिसको मतलब सदियों से मानव जाति से खोजती आई है, और बस चुनिंदा लोगों ने ही उस रास्ते को खोजा है, जिससे वो परे चले जाते हैं, उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। योग सूत्र पतंजलि को मतलब जब स्वामी विवेकानंद ने लिखा था ना, तो उन्होंने मतलब एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि अगर मान लीजिए कॉन्सियसनेस तो नहीं, अगर सोचने की शक्ति मिट जाती है, या फिर आप सोचना मतलब छोड़ देते हो ना, तो क्या रह जाता है? बस आँख। आँख जो बस देखते रहें, बस एक जिंदा है आप, लेकिन लाश है, जिंदा लाश की तरह बस आप देख रहे हैं, जीवित हैं, लेकिन सोच नहीं पा रहे। आपका मन मतलब उतना डेवलप नहीं हुआ, तो उसको हम ऑब्जर्वर बोलेंगे। तो यही था जो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व के ऊपर था, जो मैंने आपको बताया। अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में बोल देना। या फिर कुछ कहना हो तो आप चैट बॉक्स में बोलिए।
ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी कि जो वेव पार्टिकल थ्योरी है उसमें एक जरिया चाहिए होता है। एक एक वस्तु को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने फायर किया बोर्ड की ओर। उसके बाद उसको एक वो वेव के फॉर्म में जा रहा था, लेकिन जब एक ऑब्जर्वर को उसको वहाँ पे रख दे रहे थे ना, तो वो पार्टिकल बन रहा था। इस हिसाब से मतलब बोलते हैं क्वांटम फिज़िक्स में कि अगर मेरे पीछे पीछे दीवार मौजूद है, उस दीवार को अगर मैं नहीं देख रहा तो वो एनर्जी के फॉर्म में है, और जब मैं उसमें अगर आँख डालूँगा ना, तो उसमें वो कठिन हो जाएगा। इसी को हम वेव पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं। सिमिलर है ये पूरा ऑब्जर्वर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जिन लोगों ने मतलब लेट ज्वाइन किया तो आप इसको पहले से सुन लेना, मैं भेज दूंगा बाद में। जैसे गांव के सिद्धांत सदी, इसका मतलब क्या है? सिद्धांत सदी लोग। ओके, तो यही था ऑब्जर्वर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और मैंने जो मैं अपनी थ्योरी दी है ना कि डायमेंशन और एनर्जी के ऊपर, वो थोड़ा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने उसको बनाया था। वो थ्योरी मतलब आप बाद में थोड़ा चर्चा करना, मतलब समझना थोड़ा सा, मतलब उस पे थोड़ा मतलब ध्यान देना कि वो थ्योरी लॉजिकल है या नहीं। क्योंकि मैंने जो 14 लोक हैं ना, और जो स्वर्ग नरक है, उसको बस एक एनर्जी के फॉर्म में आपको डिस्क्राइब किया। इसको और थोड़ा डेप्थ में बोल देता हूँ। हमारे वैदिक धर्म में ना 14 लोक और 84 लाख योनियाँ और बहुत सारी मतलब स्वर्ग नरक की बात भी की गई है। तो मान्यता ये कहती है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके कर्म के फल के हिसाब से उसको उच्च स्तर में जाना होता है, यानी कि जो 14 लोक का जो 7 लोक ऊपर हैं वहाँ जाएगा, या फिर स्वर्ग में जाएगा, या फिर वो अपने कर्म के फल के हिसाब से वो किसी भी लोक में जाएगा। और या फिर अगर कोई व्यक्ति मतलब बुरा कर्म किया है तो वो नीचे खिसक जाएगा, यानी कि जो रसातल तलातल पाताल जो भी है वहाँ खिसक जाएगा, या फिर नरक में जा गिरेगा। यही मान्यता है। लेकिन अगर आप इसको एनर्जी के फॉर्म में इमेजिन करोगे तो हायर एनर्जी वर्ल्ड एंड लोअर एनर्जी वर्ल्ड भी होती है। स्पेस एंड टाइम को हम 4 डायमेंशन बोलते हैं। 0 डायमेंशन यानी कि जो वस्तु मूव नहीं होती। फर्स्ट डायमेंशन यानी कि जो एक व्यक्ति पर्टिकुलर सीधे रास्ते पे ही जाएगा, इसको हम फर्स्ट डायमेंशन बोलेंगे। सेकंड डायमेंशन यानी कि आगे पीछे। थर्ड डायमेंशन जहाँ पर हम रहते हैं। लेकिन फोर्थ डायमेंशन में टाइम एंड स्पेस है। तो मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई, और उसके बाद मतलब मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही मतलब जीवन में बहुत अच्छा काम किया है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे डेथ के बाद हायर डायमेंशन में चला जाऊंगा, यानी कि हायर एनर्जी वर्ल्ड में। तो इस हिसाब से मैं अगर फोर्थ डायमेंशन में जाऊंगा तो आप उसको एक इंसानों वाला दुनिया या फिर कुछ और इमेजिन मत करो। फोर्थ डायमेंशन में टाइम एंड स्पेस है, तो मैं यूनिवर्स का पार्ट हो जाऊंगा, मतलब टाइम का पार्ट हो जाऊंगा, टाइम एंड स्पेस का। तो मेरे को यूनिवर्स एक दायित्व दे देगा टाइम एंड स्पेस का। मैं मैनेज करने लगूंगा टाइम को। अगर उस वहाँ पे मैंने अपने सटीक रूप से सब किया ना, मतलब डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन की पावर मेरे में आ जाएगी, तो उस हिसाब से मतलब मैं पार्ट हो जाऊंगा यूनिवर्स का। एक जिम्मेदारी दी यूनिवर्स ने मुझे टाइम एंड स्पेस के साथ मिलने के बाद।
ये भी एक एकत्व का सिद्धांत बन जाता है। अगर मेरे कर्म बुरे हुए तो मैं नीचे के डायमेंशन में खिसक जाऊंगा, जो आम तौर पर बोलते हैं कि पेड़ बन जाओगे, या फिर जो दूसरे जानवर मौजूद हैं वो उन योनियों में चले जाओगे। तो एक तरीके से अगर आप एनर्जी के फॉर्म में इसको इमेजिन करो तो पेड़ जो है वो जीरो डायमेंशन की एनर्जी है, यानी कि जहाँ पे एनर्जी मूव नहीं करती, लेकिन इन रियलिटी एनर्जी वाइब्रेट होती है ना। तो इसको आप थोड़ा लॉजिकली मतलब मॉडिफिकेशन कर सकते हो समझ के। फेस रिवील, बहुत लोग बोले हैं मुझे फेस रिवील करने के लिए, लेकिन करेंगे कभी। मतलब मैं सोचा हूँ जब लीप कर दूंगा तो मैं अपनी फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा वहाँ पे। तो मतलब ये जूम का जो है ये मतलब प्रीमियम नहीं है ना, तो ये 40 मिनट्स का ही है। हमने 10th के पहले मतलब शुरू किया था, तो मेरे हिसाब से ये एंड हो जाएगा अभी। तो मैंने जो भी अब इतने देर में शेयर किया, अगर आप में से कोई नहीं सुने तो अब बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। एंड मैं मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती। एंड मैं बीच में मतलब गायब सा हो गया था पूरा का पूरा हफ्ता, उसके लिए मतलब माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पर्सनली बहुत कुछ हुआ है। एग्ज़ाम्स, उसके बाद मतलब बाहर चला गया थोड़ा मैं, मतलब हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आप नहीं जानते, सॉरी। मैं पूरी जा रहा हूँ, मतलब जगन्नाथ धाम जा रहा हूँ इस महीने, मतलब 24-25 के आसपास। एंड नाइट में अगर मैं जाऊँ, मतलब कोई जाएगा ना वहाँ पे, तो मतलब एक अलग ही फील आता है। अगर आप में से कोई नहीं आए तो आ जाना। ओके, तो जो लोग मतलब मिस कर दिए वो बाद में देख लेना। और सभी को शुभ रात्रि, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल फिर से करेंगे द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओके, तो मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। शुभ रात्रि सभी को।